ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में अपार यश, शक्ति और सम्मान कमाया, लेकिन जिसकी एक भूल ने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। पृथ्वीराज चौहान को समझने के लिए हमें सिर्फ तराइन के युद्ध तक नहीं जाना होगा, हमें उससे भी पीछे जाना होगा, उस वंश तक, उस राजनीति तक और उस दौर तक जहां भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राजा खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। चौहान वंश की जड़ें राजस्थान के सांभर और आमेर क्षेत्र से जुड़ी हुई थीं। यह वही भूमि थी जहां से कई पीढ़ियों तक ऐसे शासक निकले जिन्होंने तलवार और नीति दोनों से शासन किया। इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में वासुदेव चौहान ने की थी। धीरे धीरे यह वंश उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत शक्ति बनता चला गया। इसी वंश में आगे चलकर एक ऐसा शासक आया जिसने अजमेर की नींव रखी, राजा अजय राज चौहान। अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि चौहान वंश की आत्मा बन गया। यहां से सत्ता चली, यहीं से सेनाएं निकली और यहीं से चौहानों की पहचान बनी। समय के साथ चौहान वंश की शक्ति बढ़ती गई। 11वीं शताब्दी में इसी वंश में जन्म हुआ राजा सोमेश्वर चौहान का, एक पराक्रमी, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ के लिए भी जाना जाता है। उस दौर में भारत का राजनीतिक ढांचा बेहद नाजुक था। हर राजा अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। दिल्ली पर उस समय अनंगपाल तोमर का शासन था। जब राठौड़ों ने दिल्ली पर हमला किया, तब सोमेश्वर चौहान ने सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखा। उन्होंने अनंगपाल तोमर का खुलकर समर्थन किया। इस समर्थन की बदौलत अनंगपाल तोमर युद्ध जीत गए। यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने आने वाले इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। अनंगपाल तोमर ने अपनी बेटी कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान से कर दिया। यह रिश्ता सिर्फ परिवारों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का गठबंधन था। अनंगपाल तोमर की दूसरी बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। इसी विवाह से आगे चलकर जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य में पृथ्वीराज का सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु बनेगा, जयचंद। साल 1166 ईस्वी। अजमेर के राजमहल में उत्सव का माहौल था। सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने पहली सांस ली, दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया गया। कुंडली देखी गई और फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह महान योद्धा बनेगा, यह पृथ्वी के बड़े हिस्से पर शासन करेगा। इसी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज। ध्यान देने वाली बात यह है कि चौहान वंश में पहले भी 2 शासक पृथ्वीराज नाम के हो चुके थे। इसीलिए इतिहास में यह बालक जाना गया पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यही भविष्यवाणी आगे चलकर एक अभिशाप बन जाएगी। कहते हैं, पोत के पाम वो पालने में ही दिख जाते हैं। पृथ्वीराज के साथ यह कहावत पूरी तरह सच साबित हुई। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं पृथ्वीराज शास्त्र, शस्त्र और विद्या में रुचि लेते थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इतिहास, गणित, चिकित्सा, दर्शन, सैन्य विज्ञान, हर विषय में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सबसे अलग थी उनकी युद्ध कला। गुरुओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यह बालक साधारण योद्धा नहीं बनेगा। धनुर्विद्या में उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कला का जिसने उन्हें किंवदंती बना दिया। शब्द भेदी बाण, आंखें बंद कर सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद देना। यह कला सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि असाधारण एकाग्रता और आत्मविश्वास की मांग करती थी। और पृथ्वीराज इसमें निपुण होते चले गए। पृथ्वीराज की शारीरिक शक्ति के किस्से भी कम नहीं है। युवावस्था में एक घटना ऐसी घटी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। एक दिन पृथ्वीराज अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार पर गए। अचानक झाड़ियों के बीच से एक खूंखार शेर निकल आया। साथी घबरा गए, कुछ पीछे हटे, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन पृथ्वीराज वहीं खड़े रहे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। शेर दहाड़ते हुए उन पर झपटा और तभी
पृथ्वीराज ने बिजली की फुर्ती से शेर की गर्दन पकड़ ली, पूरी ताकत लगाकर उसके जबड़े को दोनों ओर से खींच दिया। कुछ ही पलों में शेर ढेर था। यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, यह इस बात का संकेत था कि यह बालक भविष्य में क्या करने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन परिणाम एक ही था। अचानक एक बालक के कंधों पर पूरा राज्य आ गया। चारों ओर संकट था। सामंतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। यह वही भारत था जहां फ्यूडल सिस्टम बेहद कमजोर था। कमजोर राजा का मतलब बिखरा हुआ राज्य। इस नाजुक समय में राजसत्ता संभाली रानी कर्पूरी देवी ने। उन्होंने रीजन के तौर पर शासन किया और योग्य मंत्रियों की मदद से राज्य को स्थिर रखा। युवा पृथ्वीराज उनकी देखरेख में शासन की बारीकियां सीखते रहे। दरबार, राजनीति, युद्ध, कूटनीति, सब कुछ। लोगों को जल्द ही एहसास होने लगा कि यह बालक उम्र में छोटा है, लेकिन सोच में नहीं। साल 1180 ईस्वी, महज 14 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, अब वह स्वतंत्र शासक थे। यहीं से शुरू होती है उस यात्रा की शुरुआत जो अजमेर से दिल्ली और दिल्ली से तराइन के मैदान तक जाएगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनों से लड़ना था। सिंहासन पर बैठना आसान होता है, लेकिन उस सिंहासन को बचाए रखना, अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठाकर, यही तय करता है कि कोई राजा है या सम्राट। 14 वर्ष का पृथ्वीराज चौहान अब स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसके चारों ओर ताक लगाए बैठे थे उसके अपने रिश्तेदार, सामंत और सेनापति। उस दौर का भारत एक भूल भुलैया था। राजा की ताकत उतनी ही होती थी जितनी उसके सामंत उसकी मानते थे, और पृथ्वीराज की उम्र उनके लिए सबसे बड़ा बहाना थी। सबसे पहले सिर उठाया नागार्जुन ने। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वह पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। नागार्जुन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक किशोर राजा उस पर शासन करे। उसने गुणपुरा, आज का गुरुग्राम, का किला कब्जा लिया और खुलेआम सिंहासन पर दावा ठोक दिया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह चौहान वंश के भीतर सत्ता को लेकर सीधा युद्ध था। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी, राजा अभी युवा हैं, समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज ने पहली बार दिखाया कि वह किस मिट्टी से बना है। उन्होंने जवाब दिया, जो सिंहासन पर नजर डालेगा उसका सिर दीवार पर लटकेगा। पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना तैयार की। पैदल सैनिक, घुड़सवार, ऊंट और युद्ध हाथी। गुणपुरा को चारों ओर से घेर लिया गया। कई दिनों तक युद्ध चला। नागार्जुन की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंततः पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार उन्होंने नागार्जुन के कई सैनिकों को मृत्यु दंड दिया। उनके कटे हुए सिर अजमेर के किले की दीवारों पर टांग दिए गए। नागार्जुन स्वयं बचकर भाग गया। लेकिन संदेश साफ था, राजा युवा है लेकिन कमजोर नहीं, और दया अब विकल्प नहीं है। इस एक विजय ने पूरा समीकरण बदल दिया। सामंत समझ गए, पृथ्वीराज से टकराना मौत को बुलाना है। अब कोई उन्हें बालक राजा नहीं कहता था। 1182 ईस्वी, अगला खतरा था भदानकास। उसकी सत्ता आज के भिवानी, रेवाड़ी और अलवर तक फैली थी, लेकिन असली वजह थी दिल्ली का रास्ता। दिल्ली चौहान साम्राज्य की सबसे कीमती धरोहर थी। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं थी, वह व्यापार का केंद्र थी, सैन्य मार्गों का चौराहा थी, उत्तर भारत की चाबी थी। जो दिल्ली को नियंत्रित करता, वह उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित करता। पृथ्वीराज ने देरी नहीं की, भदानकास पर तेज और निर्णायक हमला किया। युद्ध लंबा नहीं चला, भदानकास पराजित हुआ। उसका क्षेत्र चौहान साम्राज्य में शामिल हुआ। इस विजय के बाद पृथ्वीराज ने ऐतिहासिक फैसला लिया, दिल्ली को दूसरी राजधानी बनाया। उन्होंने यहां किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह शक्ति का प्रतीक था। अब चौहान सेना एक के बाद एक अभियानों पर निकली। जल्द ही साम्राज्य में शामिल हुए राजस्थान का बड़ा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब पृथ्वीराज चौहान
अब भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। 1182 ईस्वी चंदेल राजा परमर्दी देव। चंदेल सैनिकों ने चौहान सेना के घायल सैनिकों पर हमला कर दिया। यह पृथ्वीराज के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया। पृथ्वीराज भारी सेना के साथ महोबा पहुंचे। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खून खराबे वाले युद्धों में से एक था। चंदेलों के दो सेनापति आल्हा और उदल दोनों ने अद्भुत साहस दिखाया। उदल वीरगति को प्राप्त हुए। आल्हा क्रोध से पागल हो गया। कहा जाता है उस दिन महोबा की धरती खून से लाल हो गई। अंततः चंदेल पराजित हुए। परमर्दी देव भाग निकले। पृथ्वीराज जीते, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। यह जीत उन्हें और शक्तिशाली बनाती है और भी अकेला। यहीं से एक और शत्रु खुलकर सामने आता है। कन्नौज का राजा जयचंद ने चंदेलों का साथ दिया था। दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। अब यह दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह व्यक्तिगत होने वाली थी। 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत में दो नाम सबसे ताकतवर थे। पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक, जयचंद गाहड़वाल, कन्नौज का सम्राट। दोनों ही विशाल साम्राज्य के मालिक थे। दोनों ही खुद को उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा मानते थे और यहीं से टकराव शुरू होता है। जयचंद की दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। दिल्ली पर कभी जयचंद के नाना अनंगपाल तोमर का शासन था, लेकिन समय बदला। तोमर कमजोर पड़े और चौहानों ने दिल्ली अपने अधीन कर ली। जयचंद के मन में यह बात कांटे की तरह चुभती रही। उसकी नजर में दिल्ली उसकी विरासत थी। महोबा के युद्ध में जयचंद ने चुपचाप चंदेल राजा परमर्दी देव का साथ दिया। यह बात पृथ्वीराज से छिपी नहीं रही। अब दुश्मनी खुले मैदान में थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। लोक कथाओं के अनुसार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने। हर युद्ध, हर विजय, हर कहानी ने उसके मन में एक छवि बना दी और वह छवि प्रेम में बदल गई। पृथ्वीराज, उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन। जयचंद के लिए यह प्रेम नहीं, सीधा अपमान था। उसने इसे अपने सम्मान, अपने सिंहासन और अपने वंश का अपमान माना। जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। भारत के सभी बड़े राजा बुलाए गए, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे दरबार के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। यह सीधा अपमान था। स्वयंवर का दिन आया, राजा बैठे थे, दरबार सजा था। संयोगिता ने किसी की ओर नहीं देखा। वह सीधी चली उस मूर्ति की ओर और उसने माला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। पूरा दरबार सन्न। उसी क्षण पृथ्वीराज सामने आए। वे गुप्त रूप से वहां मौजूद थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और कन्नौज से दिल्ली की ओर निकल गए। जयचंद की सेना ने पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और सेना की गति के सामने वे असफल रहे। संयोगिता सुरक्षित दिल्ली पहुंची। विवाह हुआ। यह वही समय था जब पश्चिम से एक और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा आपस में बंटे हुए थे। कोई साझा रणनीति नहीं, कोई एकता नहीं। इधर अफगानिस्तान में एक शासक लगातार भारत को देख रहा था। उसका नाम था मोहम्मद इब्न साम, जिसे इतिहास मोहम्मद गौरी के नाम से जानता है। 12वीं शताब्दी का उत्तर पश्चिम भारत एक खुला दरवाजा था। खैबर और गोमल दर्रे सदियों से आक्रमणकारियों के रास्ते रहे थे, लेकिन इस बार आने वाला शासक लूटपाट के लिए नहीं, राज्य बनाने के इरादे से आ रहा था। गौरी कोई साधारण हमलावर नहीं था। वह भारत की राजनीति समझता था, राजाओं की आपसी दुश्मनी जानता था और सबसे अहम, धैर्य रखता था। उसका लक्ष्य सिर्फ सोना नहीं था, उसका लक्ष्य था दिल्ली। गौरी ने पहले मुल्तान और सिंध पर कब्जा किया। इन अभियानों में उसने भारतीय युद्ध पद्धति को समझा। उसने देखा भारी हाथियों पर निर्भरता, खुले मैदान में लड़ाई, व्यक्तिगत वीरता पर जोर, और उसने अपनी रणनीति बदली। उस समय भारत एकजुट नहीं था। पृथ्वीराज और जयचंद शत्रु थे। राजपूत संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। हर राजा खुद को सर्वोपरि मानता था और यही गौरी की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1191 ईस्वी गौरी की सेना पंजाब होते हुए तराइन के मैदान तक पहुंची। यह वही जगह थी जहां उत्तर भारत की किस्मत तय होनी थी। पृथ्वीराज ने गौरी का सामना करने का फैसला किया। उसके साथ थे दिल्ली के तोमर,
अजमेर के चौहान, कई राजपूत सामंत, लेकिन जयचंद अनुपस्थित रहा। पृथ्वीराज की सेना, विशाल भारी हथियारों से लैस, हाथियों से सुसज्जित गौरी की सेना, हल्की तेज घुड़सवार तीरंदाजों पर आधारित राजपूतों ने परंपरागत शैली में सीधा आक्रमण किया। हाथियों ने गौरी की पंक्तियां तोड़ दी। गौरी घायल हुआ, उसकी सेना पीछे हटी। गौरी हार गया, पृथ्वीराज विजयी रहा। लेकिन यह पूर्ण विनाश नहीं था। गौरी को भागने दिया गया। यही इतिहास की सबसे बहस वाली बात आती है। पृथ्वीराज ने गौरी को मारने के बजाय छोड़ दिया। कुछ इसे राजपूत धर्म कहते हैं, कुछ इसे रणनीतिक भूल। गौरी वापस गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने हार का विश्लेषण किया। उसने समझा, भारत को सीधी लड़ाई से नहीं, चाल से हराना होगा। इधर भारत में जीत का उत्सव था। दरबारों में कहा गया, विदेशी खतरा खत्म हो गया। कोई नहीं जानता था, असली युद्ध अब भी बाकी है। गौरी ने अपनी सेना को नई तरह से संगठित किया। नकली पीछे हटना, घेराबंदी, रात का हमला, अब वह बदला हुआ था। और भारत में पृथ्वीराज आंतरिक राजनीति में उलझे रहे। जयचंद से दूरी बनी रही। कोई स्थायी पश्चिमी सुरक्षा नहीं बनी। तराइन का मैदान फिर से खामोश था, लेकिन यह खामोशी खतरनाक थी। तराइन का मैदान एक बार फिर गवाह बनने वाला था। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं लिखी जानी थी जैसी पहले लिखी गई थी। 1192 ईस्वी, गर्मी, धूल और बेचैनी से भरी हवा में दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे अब भी अपनी पिछली जीत पर भरोसा था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, जिसकी आंखों में हार नहीं, सीख थी, जिसके भीतर बदले की आग नहीं, बल्कि धैर्य की ठंडी लेकिन घातक रणनीति थी। इस बार गौरी ने वही नहीं किया जो राजपूतों को उम्मीद थी। रात के अंधेरे में उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं में छिपा दी गई और बीच में छोड़ी गई एक सेना जिसे केवल एक काम करना था, पीछे हटना। सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने वही किया जो वे सदियों से करते आए थे, सीधा वीरतापूर्ण आक्रमण। हाथी आगे बढ़े, तलवारें चमकी, नगाड़े गूंजे। गौरी की मध्य सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पृथ्वीराज को लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उन्होंने पूरी ताकत से पीछा करने का आदेश दिया और यहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही चौहान सेना अपनी स्थिति से बहुत आगे निकल गई, चारों दिशाओं से गौरी की छिपी हुई टुकड़ियां टूट पड़ी। घुड़सवार तीरंदाज तेजी से घूमे, चारों ओर से बौछार हुई। हाथी घबरा गए, पंक्तियां टूट गईं, संचार टूट गया। राजपूत सेना, जिसे खुली सीधी लड़ाई की आदत थी, घेराबंदी में फंस गई। यह वीरता की नहीं, रणनीति की हार थी। दिन ढलने से पहले तराइन का मैदान लाशों से भर चुका था और उसी अराजकता में पृथ्वीराज चौहान घायल अवस्था में पकड़ ली गए। इतिहास यह यहां फिर दो राह बनाता है। कुछ स्रोत कहते हैं उन्हें युद्ध के तुरंत बाद मार दिया गया। कुछ लोक कथाएं कहती हैं उन्हें गजनी ले जाया गया, अंधा किया गया और बाद में शब्द भेदी बाण से गौरी का अंत किया। लेकिन इतिहास लोक कथा से अलग खड़ा रहता है। इतिहास यही कहता है, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान का युग समाप्त हो गया। दिल्ली गिर गई, अजमेर गिर गया। उत्तर भारत की सत्ता पहली बार स्थायी रूप से विदेशी हाथों में चली गई और जयचंद, कुछ ही समय बाद गौरी की सेना ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। जयचंद युद्ध में मारा गया। जिस दुश्मनी ने दो सबसे शक्तिशाली भारतीय राजाओं को एक दूसरे से दूर रखा, उसी दुश्मनी ने दोनों को मिट्टी में मिला दिया। भारत हार गया क्योंकि वह एक नहीं था। मोहम्मद गौरी ने लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन उसने जो रास्ता खोला वह सदियों तक बंद नहीं हुआ। उसके गुलाम भारत में सल्तनत की नींव रखते गए और पृथ्वीराज, वह इतिहास में सिर्फ एक राजा बनकर नहीं रहे, वह एक प्रतीक बन गए, वीरता का, शौर्य का और उस त्रासदी का जब बहादुरी रणनीति से आगे निकल जाए। उनकी कहानी यह नहीं सिखाती कि राजपूत कमजोर थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब बाहरी खतरा दरवाजे पर हो तो आंतरिक अहंकार सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। तराइन का मैदान आज शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी अब भी एक सवाल पूछती है। अगर उस समय भारत एक होता तो क्या इतिहास कुछ और होता? और शायद यही सवाल इस कहानी का असली अंत है।
इतिहास के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां एक बालक का जन्म आने वाली सदियों की किस्मत तय कर देता है। 1166 ईस्वी अजमेर के राजमहल में शंखनाद गूंज रहा है। ज्योतिषी कांपती आवाज में भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह बालक सिर्फ राजा नहीं बनेगा, यह पृथ्वी पर राज करेगा। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक एक दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बन जाएगा। भारत का इतिहास वीरता, पराक्रम और बलिदान की असंख्य गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन हर युग में कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास की दिशा बदल देते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐसा ही एक नाम है। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में अपार यश, शक्ति और सम्मान कमाया, लेकिन जिसकी एक भूल ने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। पृथ्वीराज चौहान को समझने के लिए हमें सिर्फ तराइन के युद्ध तक नहीं जाना होगा, हमें उससे भी पीछे जाना होगा, उस वंश तक, उस राजनीति तक और उस दौर तक जहां भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राजा खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। चौहान वंश की जड़ें राजस्थान के सांभर और आमेर क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यह वही भूमि थी जहां से कई पीढ़ियों तक ऐसे शासक निकले जिन्होंने तलवार और नीति दोनों से शासन किया। इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में वासुदेव चौहान ने की थी। धीरे धीरे यह वंश उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत शक्ति बनता चला गया। इसी वंश में आगे चलकर एक ऐसा शासक आया जिसने अजमेर की नींव रखी, राजा अजय राज चौहान। अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि चौहान वंश की आत्मा बन गया। यहां से सत्ता चली, यहीं से सेनाएं निकली और यहीं से चौहानों की पहचान बनी। समय के साथ चौहान वंश की शक्ति बढ़ती गई। 11वीं शताब्दी में इसी वंश में जन्म हुआ राजा सोमेश्वर चौहान का, एक पराक्रमी, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ के लिए भी जाना जाता है। उस दौर में भारत का राजनीतिक ढांचा बेहद नाजुक था। हर राजा अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। दिल्ली पर उस समय अनंगपाल तोमर का शासन था। जब राठौड़ों ने दिल्ली पर हमला किया, तब सोमेश्वर चौहान ने सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखा। उन्होंने अनंगपाल तोमर का खुलकर समर्थन किया। इस समर्थन की बदौलत अनंगपाल तोमर युद्ध जीत गए। यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने आने वाले इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। अनंगपाल तोमर ने अपनी बेटी कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान से कर दिया। यह रिश्ता सिर्फ परिवारों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का गठबंधन था। अनंगपाल तोमर की दूसरी बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। इसी विवाह से आगे चलकर जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य में पृथ्वीराज का सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु बनेगा, जयचंद। साल 1166 ईस्वी। अजमेर के राजमहल में उत्सव का माहौल था। सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने पहली सांस ली, दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया गया। कुंडली देखी गई और फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह महान योद्धा बनेगा, यह पृथ्वी के बड़े हिस्से पर शासन करेगा। इसी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज। ध्यान देने वाली बात यह है कि चौहान वंश में पहले भी 2 शासक पृथ्वीराज नाम के हो चुके थे। इसीलिए इतिहास में यह बालक जाना गया पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा। लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यही भविष्यवाणी आगे चलकर एक अभिशाप बन जाएगी। कहते हैं, पोत के पांव वो पालने में ही दिख जाते हैं। पृथ्वीराज के साथ यह कहावत पूरी तरह सच साबित हुई। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं पृथ्वीराज शास्त्र, शस्त्र और विद्या में रुचि लेते थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इतिहास, गणित, चिकित्सा, दर्शन, सैन्य विज्ञान, हर विषय में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सबसे अलग थी उनकी युद्ध कला। गुरुओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यह बालक साधारण योद्धा नहीं बनेगा। धनुर्विद्या में उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कला का जिसने उन्हें किंवदंती बना दिया।
शब्द भेदी बाण, आंखें बंद कर सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद देना। यह कला सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि असाधारण एकाग्रता और आत्मविश्वास की मांग करती थी, और पृथ्वीराज इसमें निपुण होते चले गए। पृथ्वीराज की शारीरिक शक्ति के किस्से भी कम नहीं है। युवावस्था में एक घटना ऐसी घटी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। एक दिन पृथ्वीराज अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार पर गए। अचानक झाड़ियों के बीच से एक खूंखार शेर निकल आया। साथी घबरा गए, कुछ पीछे हटे, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन पृथ्वीराज वहीं खड़े रहे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। शेर दहाड़ते हुए उन पर झपटा, और तभी पृथ्वीराज ने बिजली की फुर्ती से शेर की गर्दन पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर उसके जबड़े को दोनों ओर से खींच दिया। कुछ ही पलों में शेर ढेर था। यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, यह इस बात का संकेत था कि यह बालक भविष्य में क्या करने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन परिणाम एक ही था। अचानक एक बालक के कंधों पर पूरा राज्य आ गया। चारों ओर संकट था। सामंतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। यह वही भारत था जहां फ्यूडल सिस्टम बेहद कमजोर था। कमजोर राजा का मतलब बिखरा हुआ राज्य। इस नाजुक समय में राजसत्ता संभाली रानी कर्पूरी देवी ने। उन्होंने रीजन के तौर पर शासन किया और योग्य मंत्रियों की मदद से राज्य को स्थिर रखा। युवा पृथ्वीराज उनकी देखरेख में शासन की बारीकियां सीखते रहे। दरबार, राजनीति, युद्ध, कूटनीति, सब कुछ। लोगों को जल्द ही एहसास होने लगा कि यह बालक उम्र में छोटा है, लेकिन सोच में नहीं। साल 1180 ईस्वी, महज 14 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, अब वह स्वतंत्र शासक थे। यहीं से शुरू होती है उस यात्रा की शुरुआत जो अजमेर से दिल्ली और दिल्ली से तराइन के मैदान तक जाएगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनों से लड़ना था। सिंहासन पर बैठना आसान होता है, लेकिन उस सिंहासन को बचाए रखना, अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठाकर, यही तय करता है कि कोई राजा है या सम्राट। 14 वर्ष का पृथ्वीराज चौहान अब स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसके चारों ओर ताक लगाए बैठे थे उसके अपने रिश्तेदार, सामंत और सेनापति। उस दौर का भारत एक भूल भुलैया था। राजा की ताकत उतनी ही होती थी जितनी उसके सामंत उसकी मानते थे, और पृथ्वीराज की उम्र उनके लिए सबसे बड़ा बहाना थी। सबसे पहले सिर उठाया नागार्जुन ने। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वह पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। नागार्जुन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक किशोर राजा उस पर शासन करे। उसने गुणपुरा, आज का गुरुग्राम, का किला कब्जा लिया और खुलेआम सिंहासन पर दावा ठोक दिया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह चौहान वंश के भीतर सत्ता को लेकर सीधा युद्ध था। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी, राजा अभी युवा हैं, समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज ने पहली बार दिखाया कि वह किस मिट्टी से बना है। उन्होंने जवाब दिया, जो सिंहासन पर नजर डालेगा उसका सिर दीवार पर लटकेगा। पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना तैयार की। पैदल सैनिक, घुड़सवार, ऊंट और युद्ध हाथी। गुणपुरा को चारों ओर से घेर लिया गया। कई दिनों तक युद्ध चला। नागार्जुन की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंततः पृथ्वीराज की विजय हुई। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार उन्होंने नागार्जुन के कई सैनिकों को मृत्यु दंड दिया। उनके कटे हुए सिर अजमेर के किले की दीवारों पर टांग दिए गए। नागार्जुन स्वयं बचकर भाग गया। लेकिन संदेश साफ था, राजा युवा है लेकिन कमजोर नहीं, और दया अब विकल्प नहीं है। इस एक विजय ने पूरा समीकरण बदल दिया। सामंत समझ गए, पृथ्वीराज से टकराना मौत को बुलाना है। अब कोई उन्हें बालक राजा नहीं कहता था। 1182 ईस्वी, अगला खतरा था भदानकास। उसकी सत्ता आज के भिवानी, रेवाड़ी और अलवर तक फैली थी, लेकिन असली वजह थी दिल्ली का रास्ता। दिल्ली चौहान साम्राज्य की सबसे कीमती धरोहर थी। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं थी, वह व्यापार का केंद्र थी, सैन्य मार्गों का चौराहा थी, उत्तर भारत की चाबी थी
जो दिल्ली को नियंत्रित करता वह उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित करता। पृथ्वीराज ने देरी नहीं की, भदानकास पर तेज और निर्णायक हमला किया। युद्ध लंबा नहीं चला, भदानकास पराजित हुआ, उसका क्षेत्र चौहान साम्राज्य में शामिल हुआ। इस विजय के बाद पृथ्वीराज ने ऐतिहासिक फैसला लिया, दिल्ली को दूसरी राजधानी बनाया। उन्होंने यहां किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह शक्ति का प्रतीक था। अब चौहान सेना एक के बाद एक अभियानों पर निकली, जल्द ही साम्राज्य में शामिल हुए राजस्थान का बड़ा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब। पृथ्वीराज चौहान अब भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। 1182 ईस्वी चंदेल राजा परमर्दी देव, चंदेल सैनिकों ने चौहान सेना के घायल सैनिकों पर हमला कर दिया। यह पृथ्वीराज के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया। पृथ्वीराज भारी सेना के साथ महोबा पहुंचे। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खून खराबे वाले युद्धों में से एक था। चंदेलों के दो सेनापति आल्हा और उदल, दोनों ने अद्भुत साहस दिखाया। उदल वीरगति को प्राप्त हुए, आल्हा क्रोध से पागल हो गया। कहा जाता है उस दिन महोबा की धरती खून से लाल हो गई। अंततः चंदेल पराजित हुए, परमर्दी देव भाग निकले। पृथ्वीराज जीते, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। यह जीत उन्हें और शक्तिशाली बनाती है, और भी अकेला। यहीं से एक और शत्रु खुलकर सामने आता है। कन्नौज का राजा जयचंद ने चंदेलों का साथ दिया था, दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। अब यह दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह व्यक्तिगत होने वाली थी। 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत में दो नाम सबसे ताकतवर थे, पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक, जयचंद गाहड़वाल, कन्नौज का सम्राट। दोनों ही विशाल साम्राज्य के मालिक थे, दोनों ही खुद को उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा मानते थे, और यहीं से टकराव शुरू होता है। जयचंद की दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। दिल्ली पर कभी जयचंद के नाना अनंगपाल तोमर का शासन था, लेकिन समय बदला। तोमर कमजोर पड़े और चौहानों ने दिल्ली अपने अधीन कर ली। जयचंद के मन में यह बात कांटे की तरह चुभती रही। उसकी नजर में दिल्ली उसकी विरासत थी। महोबा के युद्ध में जयचंद ने चुपचाप चंदेल राजा परमर्दी देव का साथ दिया। यह बात पृथ्वीराज से छिपी नहीं रही। अब दुश्मनी खुले मैदान में थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। लोक कथाओं के अनुसार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने। हर युद्ध, हर विजय, हर कहानी ने उसके मन में एक छवि बना दी, और वह छवि प्रेम में बदल गई। पृथ्वीराज, उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन, जयचंद के लिए यह प्रेम नहीं, सीधा अपमान था। उसने इसे अपने सम्मान, अपने सिंहासन और अपने वंश का अपमान माना। जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। भारत के सभी बड़े राजा बुलाए गए, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे दरबार के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। यह सीधा अपमान था। स्वयंवर का दिन आया, राजा बैठे थे, दरबार सजा था। संयोगिता ने किसी की ओर नहीं देखा, वह सीधी चली उस मूर्ति की ओर, और उसने माला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। पूरा दरबार सन्न। उसी क्षण पृथ्वीराज सामने आए। वे गुप्त रूप से वहां मौजूद थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और कन्नौज से दिल्ली की ओर निकल गए। जयचंद की सेना ने पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और सेना की गति के सामने वे असफल रहे। संयोगिता सुरक्षित दिल्ली पहुंची, विवाह हुआ। यह वही समय था जब पश्चिम से एक और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा आपस में बंटे हुए थे। कोई साझा रणनीति नहीं, कोई एकता नहीं। इधर अफगानिस्तान में एक शासक लगातार भारत को देख रहा था। उसका नाम था मोहम्मद इब्न साम, जिसे इतिहास मोहम्मद गौरी के नाम से जानता है। 12वीं शताब्दी का उत्तर पश्चिम भारत एक खुला दरवाजा था। खैबर और गोमल दर्रे सदियों से आक्रमणकारियों के रास्ते रहे थे, लेकिन इस बार आने वाला शासक लूटपाट के लिए नहीं, राज्य बनाने के इरादे से आ रहा था। गौरी कोई साधारण हमलावर नहीं था। वह भारत की राजनीति समझता था, राजाओं की आपसी दुश्मनी जानता था और सबसे अहम, धैर्य रखता था। उसका लक्ष्य सिर्फ सोना नहीं था, उसका लक्ष्य था दिल्ली।
गौरी ने पहले मुल्तान और सिंध पर कब्जा किया। इन अभियानों में उसने भारतीय युद्ध पद्धति को समझा। उसने देखा भारी हाथियों पर निर्भरता, खुले मैदान में लड़ाई, व्यक्तिगत वीरता पर जोर, और उसने अपनी रणनीति बदली। उस समय भारत एकजुट नहीं था। पृथ्वीराज और जयचंद शत्रु थे। राजपूत संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। हर राजा खुद को सर्वोपरि मानता था, और यही गौरी की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1191 ईस्वी गौरी की सेना पंजाब होते हुए तराइन के मैदान तक पहुंची। यह वही जगह थी जहां उत्तर भारत की किस्मत तय होनी थी। पृथ्वीराज ने गौरी का सामना करने का फैसला किया। उसके साथ थे दिल्ली के तोमर, अजमेर के चौहान, कई राजपूत सामंत, लेकिन जयचंद अनुपस्थित रहा। पृथ्वीराज की सेना विशाल भारी हथियारों से लैस, हाथियों से सुसज्जित गौरी की सेना, हल्की तेज घुड़सवार तीरंदाजों पर आधारित राजपूतों ने परंपरागत शैली में सीधा आक्रमण किया। हाथियों ने गौरी की पंक्तियां तोड़ दी। गौरी घायल हुआ, उसकी सेना पीछे हटी। गौरी हार गया, पृथ्वीराज विजयी रहा। लेकिन यह पूर्ण विनाश नहीं था। गौरी को भागने दिया गया। यही इतिहास की सबसे बहस वाली बात आती है। पृथ्वीराज ने गौरी को मारने के बजाय छोड़ दिया। कुछ इसे राजपूत धर्म कहते हैं, कुछ इसे रणनीतिक भूल। गौरी वापस गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने हार का विश्लेषण किया। उसने समझा भारत को सीधी लड़ाई से नहीं, चाल से हराना होगा। इधर भारत में जीत का उत्सव था। दरबारों में कहा गया विदेशी खतरा खत्म हो गया। कोई नहीं जानता था असली युद्ध अब भी बाकी है। गौरी ने अपनी सेना को नई तरह से संगठित किया। नकली पीछे हटना, घेराबंदी, रात का हमला, अब वह बदला हुआ था। और भारत में पृथ्वीराज आंतरिक राजनीति में उलझे रहे। जयचंद से दूरी बनी रही। कोई स्थायी पश्चिमी सुरक्षा नहीं बनी। तराइन का मैदान फिर से खामोश था, लेकिन यह खामोशी खतरनाक थी। तराइन का मैदान एक बार फिर गवाह बनने वाला था। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं लिखी जानी थी जैसी पहले लिखी गई थी। 1192 ईस्वी गर्मी, धूल और बेचैनी से भरी हवा में दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे अब भी अपनी पिछली जीत पर भरोसा था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, जिसकी आंखों में हार नहीं, सीख थी, जिसके भीतर बदले की आग नहीं, बल्कि धैर्य की ठंडी लेकिन घातक रणनीति थी। इस बार गौरी ने वही नहीं किया जो राजपूतों को उम्मीद थी। रात के अंधेरे में उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं में छिपा दी गई, और बीच में छोड़ी गई एक सेना जिसे केवल एक काम करना था, पीछे हटना। सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने वही किया जो वे सदियों से करते आए थे, सीधा वीरतापूर्ण आक्रमण। हाथी आगे बढ़े, तलवारें चमकी, नगाड़े गूंजे। गौरी की मध्य सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पृथ्वीराज को लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उन्होंने पूरी ताकत से पीछा करने का आदेश दिया, और यहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही चौहान सेना अपनी स्थिति से बहुत आगे निकल गई, चारों दिशाओं से गौरी की छिपी हुई टुकड़ियां टूट पड़ी। घुड़सवार तीरंदाज तेजी से घूमे, चारों ओर से बौछार हुई। हाथी घबरा गए, पंक्तियां टूट गईं, संचार टूट गया। राजपूत सेना, जिसे खुली सीधी लड़ाई की आदत थी, घेराबंदी में फंस गई। यह वीरता की नहीं, रणनीति की हार थी। दिन ढलने से पहले तराइन का मैदान लाशों से भर चुका था, और उसी अराजकता में पृथ्वीराज चौहान घायल अवस्था में पकड़ ली गए। इतिहास यह यहां फिर दो राह बनाता है। कुछ स्रोत कहते हैं उन्हें युद्ध के तुरंत बाद मार दिया गया। कुछ लोक कथाएं कहती हैं उन्हें गजनी ले जाया गया, अंधा किया गया, और बाद में शब्द भेदी बाण से गौरी का अंत किया। लेकिन इतिहास लोक कथा से अलग खड़ा रहता है। इतिहास यही कहता है तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान का युग समाप्त हो गया। दिल्ली गिर गई, अजमेर गिर गया। उत्तर भारत की सत्ता पहली बार स्थायी रूप से विदेशी हाथों में चली गई, और जयचंद कुछ ही समय बाद गौरी की सेना ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। जयचंद युद्ध में मारा गया। जिस दुश्मनी ने दो सबसे शक्तिशाली भारतीय राजाओं को एक दूसरे से दूर रखा, उसी दुश्मनी ने दोनों को मिट्टी में मिला दिया। भारत हार गया क्योंकि वह एक नहीं था। मोहम्मद गौरी ने लंबे समय तक शासन नहीं किया।
लेकिन उसने जो रास्ता खोला वह सदियों तक बंद नहीं हुआ। उसके गुलाम भारत में सल्तनत की नींव रखते गए और पृथ्वीराज वह इतिहास में सिर्फ एक राजा बनकर नहीं रहे, वह एक प्रतीक बन गए वीरता का, शौर्य का और उस त्रासदी का जब बहादुरी रणनीति से आगे निकल जाए। उनकी कहानी यह नहीं सिखाती कि राजपूत कमजोर थे, उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब बाहरी खतरा दरवाजे पर हो तो आंतरिक अहंकार सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। तराइन का मैदान आज शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी अब भी एक सवाल पूछती है। अगर उस समय भारत एक होता तो क्या इतिहास कुछ और होता? और शायद यही सवाल इस कहानी का असली अंत है। इतिहास के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां एक बालक का जन्म आने वाली सदियों की किस्मत तय कर देता है। 1166 ईस्वी अजमेर के राजमहल में शंखनाद गूंज रहा है। ज्योतिषी कांपती आवाज में भविष्यवाणी कर रहे हैं, यह बालक सिर्फ राजा नहीं बनेगा, यह पृथ्वी पर राज करेगा। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि यही बालक एक दिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सम्राट बन जाएगा। भारत का इतिहास वीरता, पराक्रम और बलिदान की असंख्य गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन हर युग में कुछ ही नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि इतिहास की दिशा बदल देते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन में अपार यश, शक्ति और सम्मान कमाया, लेकिन जिसकी एक भूल ने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल दी। पृथ्वीराज चौहान को समझने के लिए हमें सिर्फ तराइन के युद्ध तक नहीं जाना होगा, हमें उससे भी पीछे जाना होगा, उस वंश तक, उस राजनीति तक और उस दौर तक जहां भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर राजा खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था। चौहान वंश की जड़ें राजस्थान के सांभर और आमेर क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। यह वही भूमि थी जहां से कई पीढ़ियों तक ऐसे शासक निकले जिन्होंने तलवार और नीति दोनों से शासन किया। इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी में वासुदेव चौहान ने की थी। धीरे धीरे यह वंश उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत शक्ति बनता चला गया। इसी वंश में आगे चलकर एक ऐसा शासक आया जिसने अजमेर की नींव रखी, राजा अजय राज चौहान। अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि चौहान वंश की आत्मा बन गया। यहां से सत्ता चली, यहीं से सेनाएं निकली और यहीं से चौहानों की पहचान बनी। समय के साथ चौहान वंश की शक्ति बढ़ती गई। 11वीं शताब्दी में इसी वंश में जन्म हुआ राजा सोमेश्वर चौहान का, एक पराक्रमी, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी शासक। सोमेश्वर चौहान का शासनकाल सिर्फ युद्धों के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक समझ के लिए भी जाना जाता है। उस दौर में भारत का राजनीतिक ढांचा बेहद नाजुक था। हर राजा अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था। दिल्ली पर उस समय अनंगपाल तोमर का शासन था। जब राठौड़ों ने दिल्ली पर हमला किया, तब सोमेश्वर चौहान ने सिर्फ दूर खड़े होकर तमाशा नहीं देखा, उन्होंने अनंगपाल तोमर का खुलकर समर्थन किया। इस समर्थन की बदौलत अनंगपाल तोमर युद्ध जीत गए। यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जिसने आने वाले इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। यह दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं रही। अनंगपाल तोमर ने अपनी बेटी कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान से कर दिया। यह रिश्ता सिर्फ परिवारों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राज्यों का गठबंधन था। अनंगपाल तोमर की दूसरी बेटी रूप सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ। इसी विवाह से आगे चलकर जन्म हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य में पृथ्वीराज का सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु बनेगा, जयचंद। साल 1166 ईस्वी। अजमेर के राजमहल में उत्सव का माहौल था। सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जैसे ही बालक ने पहली सांस ली, दरबार में ज्योतिषियों को बुलाया गया। कुंडली देखी गई और फिर दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह महान योद्धा बनेगा, यह पृथ्वी के बड़े हिस्से पर शासन करेगा। इसी भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए बालक का नाम रखा गया पृथ्वीराज। ध्यान देने वाली बात यह है कि चौहान वंश में पहले भी 2 शासक पृथ्वीराज नाम के हो चुके थे, इसीलिए इतिहास में यह बालक जाना गया पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा।
लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि यही भविष्यवाणी आगे चलकर एक अभिशाप बन जाएगी। कहते हैं पोत के पांव वो पालने में ही दिख जाते हैं। पृथ्वीराज के साथ यह कहावत पूरी तरह सच साबित हुई। बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। जहां दूसरे राजकुमार खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं पृथ्वीराज शास्त्र, शस्त्र और विद्या में रुचि लेते थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था। इतिहास, गणित, चिकित्सा, दर्शन, सैन्य विज्ञान, हर विषय में उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। लेकिन सबसे अलग थी उनकी युद्ध कला। गुरुओं ने जल्दी ही समझ लिया कि यह बालक साधारण योद्धा नहीं बनेगा। धनुर्विद्या में उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यहीं से जन्म हुआ एक ऐसी कला का जिसने उन्हें किंवदंती बना दिया। शब्द भेदी बाण, आंखें बंद कर सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद देना। यह कला सिर्फ अभ्यास नहीं, बल्कि असाधारण एकाग्रता और आत्मविश्वास की मांग करती थी। और पृथ्वीराज इसमें निपुण होते चले गए। पृथ्वीराज की शारीरिक शक्ति के किस्से भी कम नहीं है। युवावस्था में एक घटना ऐसी घटी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। एक दिन पृथ्वीराज अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार पर गए। अचानक झाड़ियों के बीच से एक खूंखार शेर निकल आया। साथी घबरा गए, कुछ पीछे हटे, कुछ भाग खड़े हुए, लेकिन पृथ्वीराज वहीं खड़े रहे। उनके पास कोई हथियार नहीं था। शेर दहाड़ते हुए उन पर झपटा और तभी पृथ्वीराज ने बिजली की फुर्ती से शेर की गर्दन पकड़ ली। पूरी ताकत लगाकर उसके जबड़े को दोनों ओर से खींच दिया। कुछ ही पलों में शेर ढेर था। यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, यह इस बात का संकेत था कि यह बालक भविष्य में क्या करने वाला है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के थे, तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन परिणाम एक ही था। अचानक एक बालक के कंधों पर पूरा राज्य आ गया। चारों ओर संकट था। सामंतों ने सिर उठाना शुरू कर दिया। रिश्तेदारों ने सत्ता हथियाने की कोशिश की। यह वही भारत था जहां फ्यूडल सिस्टम बेहद कमजोर था। कमजोर राजा का मतलब बिखरा हुआ राज्य। इस नाजुक समय में राजसत्ता संभाली रानी कर्पूरी देवी ने। उन्होंने रीजन के तौर पर शासन किया और योग्य मंत्रियों की मदद से राज्य को स्थिर रखा। युवा पृथ्वीराज उनकी देखरेख में शासन की बारीकियां सीखते रहे। दरबार, राजनीति, युद्ध, कूटनीति, सब कुछ। लोगों को जल्द ही एहसास होने लगा कि यह बालक उम्र में छोटा है, लेकिन सोच में नहीं। साल 1180 ईस्वी, महज 14 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब वह सिर्फ नाम के राजा नहीं थे, अब वह स्वतंत्र शासक थे। यहीं से शुरू होती है उस यात्रा की शुरुआत जो अजमेर से दिल्ली और दिल्ली से तराइन के मैदान तक जाएगी। लेकिन यह सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उन्हें अपनों से लड़ना था। सिंहासन पर बैठना आसान होता है, लेकिन उस सिंहासन को बचाए रखना, अपने ही खून के खिलाफ तलवार उठाकर, यही तय करता है कि कोई राजा है या सम्राट। 14 वर्ष का पृथ्वीराज चौहान अब स्वतंत्र शासक था, लेकिन उसके चारों ओर ताक लगाए बैठे थे उसके अपने रिश्तेदार, सामंत और सेनापति। उस दौर का भारत एक भूल भुलैया था। राजा की ताकत उतनी ही होती थी जितनी उसके सामंत उसकी मानते थे, और पृथ्वीराज की उम्र उनके लिए सबसे बड़ा बहाना थी। सबसे पहले सिर उठाया नागार्जुन ने। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, वह पृथ्वीराज का चचेरा भाई था, विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र। नागार्जुन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक किशोर राजा उस पर शासन करे। उसने गुणपुरा, आज का गुरुग्राम, का किला कब्जा लिया और खुलेआम सिंहासन पर दावा ठोक दिया। यह सिर्फ विद्रोह नहीं था, यह चौहान वंश के भीतर सत्ता को लेकर सीधा युद्ध था। दरबार में मंत्रियों ने सलाह दी, राजा अभी युवा हैं, समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन पृथ्वीराज ने पहली बार दिखाया कि वह किस मिट्टी से बना है। उन्होंने जवाब दिया, जो सिंहासन पर नजर डालेगा उसका सिर दीवार पर लटकेगा। पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना तैयार की। पैदल सैनिक, घुड़सवार, ऊंट और युद्ध हाथी। गुणपुरा को चारों ओर से घेर लिया गया। कई दिनों तक युद्ध चला। नागार्जुन की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंततः पृथ्वीराज की विजय हुई।
पृथ्वीराज विजय महाकाव्य के अनुसार उन्होंने नागार्जुन के कई सैनिकों को मृत्यु दंड दिया। उनके कटे हुए सिर अजमेर के किले की दीवारों पर टांग दिए गए। नागार्जुन स्वयं बचकर भाग गया। लेकिन संदेश साफ था, राजा युवा है लेकिन कमजोर नहीं, और दया अब विकल्प नहीं है। इस एक विजय ने पूरा समीकरण बदल दिया। सामंत समझ गए, पृथ्वीराज से टकराना मौत को बुलाना है। अब कोई उन्हें बालक राजा नहीं कहता था। 1182 ईस्वी अगला खतरा था भदानकास। उसकी सत्ता आज के भिवानी, रेवाड़ी और अलवर तक फैली थी, लेकिन असली वजह थी दिल्ली का रास्ता। दिल्ली चौहान साम्राज्य की सबसे कीमती धरोहर थी। दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं थी, वह व्यापार का केंद्र थी, सैन्य मार्गों का चौराहा थी, उत्तर भारत की चाबी थी। जो दिल्ली को नियंत्रित करता वह उत्तर भारत की राजनीति को नियंत्रित करता। पृथ्वीराज ने देरी नहीं की, भदानकास पर तेज और निर्णायक हमला किया। युद्ध लंबा नहीं चला, भदानकास पराजित हुआ। उसका क्षेत्र चौहान साम्राज्य में शामिल हुआ। इस विजय के बाद पृथ्वीराज ने ऐतिहासिक फैसला लिया, दिल्ली को दूसरी राजधानी बनाया। उन्होंने यहां किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह शक्ति का प्रतीक था। अब चौहान सेना एक के बाद एक अभियानों पर निकली। जल्द ही साम्राज्य में शामिल हुए राजस्थान का बड़ा हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पंजाब। पृथ्वीराज चौहान अब भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। 1182 ईस्वी चंदेल राजा परमर्दी देव। चंदेल सैनिकों ने चौहान सेना के घायल सैनिकों पर हमला कर दिया। यह पृथ्वीराज के लिए सम्मान का प्रश्न बन गया। पृथ्वीराज भारी सेना के साथ महोबा पहुंचे। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे खून खराबे वाले युद्धों में से एक था। चंदेलों के दो सेनापति आल्हा और उदल, दोनों ने अद्भुत साहस दिखाया। उदल वीरगति को प्राप्त हुए, आल्हा क्रोध से पागल हो गया। कहा जाता है उस दिन महोबा की धरती खून से लाल हो गई। अंततः चंदेल पराजित हुए, परमर्दी देव भाग निकले। पृथ्वीराज जीते, लेकिन भारी कीमत चुकाकर। यह जीत उन्हें और शक्तिशाली बनाती है, और भी अकेला। यहीं से एक और शत्रु खुलकर सामने आता है। कन्नौज का राजा जयचंद ने चंदेलों का साथ दिया था, दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। अब यह दुश्मनी सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह व्यक्तिगत होने वाली थी। 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत में दो नाम सबसे ताकतवर थे, पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक, जयचंद गाहड़वाल, कन्नौज का सम्राट। दोनों ही विशाल साम्राज्य के मालिक थे। दोनों ही खुद को उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा मानते थे, और यहीं से टकराव शुरू होता है। जयचंद की दुश्मनी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं थी। दिल्ली पर कभी जयचंद के नाना अनंगपाल तोमर का शासन था, लेकिन समय बदला। तोमर कमजोर पड़े और चौहानों ने दिल्ली अपने अधीन कर ली। जयचंद के मन में यह बात कांटे की तरह चुभती रही। उसकी नजर में दिल्ली उसकी विरासत थी। महोबा के युद्ध में जयचंद ने चुपचाप चंदेल राजा परमर्दी देव का साथ दिया। यह बात पृथ्वीराज से छिपी नहीं रही। अब दुश्मनी खुले मैदान में थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता। लोक कथाओं के अनुसार संयोगिता ने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने। हर युद्ध, हर विजय, हर कहानी ने उसके मन में एक छवि बना दी, और वह छवि प्रेम में बदल गई। पृथ्वीराज, उसके पिता का सबसे बड़ा दुश्मन। जयचंद के लिए यह प्रेम नहीं, सीधा अपमान था। उसने इसे अपने सम्मान, अपने सिंहासन और अपने वंश का अपमान माना। जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। भारत के सभी बड़े राजा बुलाए गए, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। इतना ही नहीं, जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और उसे दरबार के मुख्य द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया। यह सीधा अपमान था। स्वयंवर का दिन आया, राजा बैठे थे, दरबार सजा था। संयोगिता ने किसी की ओर नहीं देखा, वह सीधी चली उस मूर्ति की ओर, और उसने माला पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में डाल दी। पूरा दरबार सन्न। उसी क्षण पृथ्वीराज सामने आए। वे गुप्त रूप से वहां मौजूद थे। उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाया और कन्नौज से दिल्ली की ओर निकल गए। जयचंद की सेना ने पीछा किया, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और सेना की गति के सामने वे असफल रहे। संयोगिता सुरक्षित दिल्ली पहुंची। विवाह हुआ। यह वही समय था जब पश्चिम से एक और खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा था।
लेकिन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा आपस में बंटे हुए थे। कोई साझा रणनीति नहीं, कोई एकता नहीं। इधर अफगानिस्तान में एक शासक लगातार भारत को देख रहा था। उसका नाम था मोहम्मद इब्न साम, जिसे इतिहास मोहम्मद गौरी के नाम से जानता है। 12वीं शताब्दी का उत्तर पश्चिम भारत एक खुला दरवाजा था। खैबर और गोमल दर्रे सदियों से आक्रमणकारियों के रास्ते रहे थे, लेकिन इस बार आने वाला शासक लूटपाट के लिए नहीं, राज्य बनाने के इरादे से आ रहा था। गौरी कोई साधारण हमलावर नहीं था। वह भारत की राजनीति समझता था, राजाओं की आपसी दुश्मनी जानता था और सबसे अहम, धैर्य रखता था। उसका लक्ष्य सिर्फ सोना नहीं था, उसका लक्ष्य था दिल्ली। गौरी ने पहले मुल्तान और सिंध पर कब्जा किया। इन अभियानों में उसने भारतीय युद्ध पद्धति को समझा। उसने देखा भारी हाथियों पर निर्भरता, खुले मैदान में लड़ाई, व्यक्तिगत वीरता पर जोर, और उसने अपनी रणनीति बदली। उस समय भारत एकजुट नहीं था। पृथ्वीराज और जयचंद शत्रु थे। राजपूत संघ जैसा कोई संगठन नहीं था। हर राजा खुद को सर्वोपरि मानता था, और यही गौरी की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1191 ईस्वी गौरी की सेना पंजाब होते हुए तराइन के मैदान तक पहुंची। यह वही जगह थी जहां उत्तर भारत की किस्मत तय होनी थी। पृथ्वीराज ने गौरी का सामना करने का फैसला किया। उसके साथ थे दिल्ली के तोमर, अजमेर के चौहान, कई राजपूत सामंत, लेकिन जयचंद अनुपस्थित रहा। पृथ्वीराज की सेना, विशाल भारी हथियारों से लैस, हाथियों से सुसज्जित गौरी की सेना, हल्की तेज घुड़सवार तीरंदाजों पर आधारित राजपूतों ने परंपरागत शैली में सीधा आक्रमण किया। हाथियों ने गौरी की पंक्तियां तोड़ दी। गौरी घायल हुआ, उसकी सेना पीछे हटी। गौरी हार गया, पृथ्वीराज विजयी रहा। लेकिन यह पूर्ण विनाश नहीं था। गौरी को भागने दिया गया। यही इतिहास की सबसे बहस वाली बात आती है। पृथ्वीराज ने गौरी को मारने के बजाय छोड़ दिया। कुछ इसे राजपूत धर्म कहते हैं, कुछ इसे रणनीतिक भूल। गौरी वापस गया, लेकिन टूटा नहीं। उसने हार का विश्लेषण किया। उसने समझा, भारत को सीधी लड़ाई से नहीं, चाल से हराना होगा। इधर भारत में जीत का उत्सव था। दरबारों में कहा गया, विदेशी खतरा खत्म हो गया। कोई नहीं जानता था, असली युद्ध अब भी बाकी है। गौरी ने अपनी सेना को नई तरह से संगठित किया। नकली पीछे हटना, घेराबंदी, रात का हमला, अब वह बदला हुआ था। और भारत में पृथ्वीराज आंतरिक राजनीति में उलझे रहे। जयचंद से दूरी बनी रही। कोई स्थायी पश्चिमी सुरक्षा नहीं बनी। तराइन का मैदान फिर से खामोश था, लेकिन यह खामोशी खतरनाक थी। तराइन का मैदान एक बार फिर गवाह बनने वाला था। लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं लिखी जानी थी जैसी पहले लिखी गई थी। 1192 ईस्वी गर्मी, धूल और बेचैनी से भरी हवा में दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा, जिसे अब भी अपनी पिछली जीत पर भरोसा था। दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी, जिसकी आंखों में हार नहीं, सीख थी, जिसके भीतर बदले की आग नहीं, बल्कि धैर्य की ठंडी लेकिन घातक रणनीति थी। इस बार गौरी ने वही नहीं किया जो राजपूतों को उम्मीद थी। रात के अंधेरे में उसने अपनी सेना को 5 हिस्सों में बांटा। 4 टुकड़ियां चारों दिशाओं में छिपा दी गई, और बीच में छोड़ी गई एक सेना जिसे केवल एक काम करना था, पीछे हटना। सुबह हुई, युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने वही किया जो वे सदियों से करते आए थे, सीधा वीरतापूर्ण आक्रमण। हाथी आगे बढ़े, तलवारें चमकी, नगाड़े गूंजे। गौरी की मध्य सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पृथ्वीराज को लगा इतिहास खुद को दोहरा रहा है। उन्होंने पूरी ताकत से पीछा करने का आदेश दिया, और यहीं सब कुछ बदल गया। जैसे ही चौहान सेना अपनी स्थिति से बहुत आगे निकल गई, चारों दिशाओं से गौरी की छिपी हुई टुकड़ियां टूट पड़ी। घुड़सवार तीरंदाज तेजी से घूमे, चारों ओर से बौछार हुई। हाथी घबरा गए, पंक्तियां टूट गईं, संचार टूट गया। राजपूत सेना, जिसे खुली सीधी लड़ाई की आदत थी, घेराबंदी में फंस गई। यह वीरता की नहीं, रणनीति की हार थी। दिन ढलने से पहले तराइन का मैदान लाशों से भर चुका था, और उसी अराजकता में पृथ्वीराज चौहान घायल अवस्था में पकड़ ली गए। इतिहास यह यहां फिर दो राह बनाता है। कुछ स्रोत कहते हैं उन्हें युद्ध के तुरंत बाद मार दिया गया।
कुछ लोक कथाएं कहती हैं उन्हें गजनी ले जाया गया, अंधा किया गया और बाद में शब्द भेदी बाण से गौरी का अंत किया। लेकिन इतिहास लोक कथा से अलग खड़ा रहता है। इतिहास यही कहता है, तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद पृथ्वीराज चौहान का युग समाप्त हो गया। दिल्ली गिर गई, अजमेर गिर गया। उत्तर भारत की सत्ता पहली बार स्थायी रूप से विदेशी हाथों में चली गई और जयचंद कुछ ही समय बाद गौरी की सेना ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। जयचंद युद्ध में मारा गया। जिस दुश्मनी ने दो सबसे शक्तिशाली भारतीय राजाओं को एक दूसरे से दूर रखा, उसी दुश्मनी ने दोनों को मिट्टी में मिला दिया। भारत हार गया क्योंकि वह एक नहीं था। मोहम्मद गौरी ने लंबे समय तक शासन नहीं किया, लेकिन उसने जो रास्ता खोला वह सदियों तक बंद नहीं हुआ। उसके गुलाम भारत में सल्तनत की नींव रखते गए और पृथ्वीराज वह इतिहास में सिर्फ एक राजा बनकर नहीं रहे, वह एक प्रतीक बन गए, वीरता का, शौर्य का और उस त्रासदी का जब बहादुरी रणनीति से आगे निकल जाए। उनकी कहानी यह नहीं सिखाती कि राजपूत कमजोर थे। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जब बाहरी खतरा दरवाजे पर हो तो आंतरिक अहंकार सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। तराइन का मैदान आज शांत है, लेकिन उसकी मिट्टी अब भी एक सवाल पूछती है। अगर उस समय भारत एक होता तो क्या इतिहास कुछ और होता? और शायद यही सवाल इस कहानी का असली अंत है।